दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका का दूसरा नाम क्या है? विधायिका का दूसरा नाम विधानसभा है। ठीक है। कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल और मुख्यमंत्री आते हैं और न्यायपालिका के अंतर्गत न्याय की व्यवस्था आती है, मतलब हाई कोर्ट, खंडपीठ और जिला कोर्ट। ठीक है। अब अपन को देखना है मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण। मध्य प्रदेश में जो सीट हैं किस किस की कितनी हैं, तो ऊपर हेडिंग डाल लें, मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण। सबसे पहले के विधानसभा। विधानसभा जो विधायक के चुनाव होते हैं उसको विधानसभा, विधायिका बोलते हैं। वर्तमान में 230 सीट हैं। विधानसभा की 230 सीट है, जिसमें एसटी की 47 और एससी की 35 है। विधानसभा की टोटल 230 सीट हैं, जिसमें एसटी की 47 है और एससी की 35 है। ठीक है। फिर आता है लोकसभा। लोकसभा मतलब दिल्ली वाला चुनाव। मान लो कोई जीतता है, तो जैसे अपने इधर राकेश सिंह सांसद हैं, राकेश सिंह नहीं, आलोक मिश्रा है, कौन है, आशीष मिश्रा, वो है क्या, सांसद, तो वो दिल्ली वाला चुनाव लड़ते हैं। टाइम का विशेष ध्यान रखें सभी लोग। आज हम पढ़ा रहे हैं न्यायपालिका। मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में बता रहे हैं, लोकसभा के बारे में बता रहे हैं। तो अभी हमने विधानसभा की सीट्स बताई हैं। विधानसभा की कुल 230 सीट है, जिसमें एसटी की 47 हैं और एससी की 35 हैं, और बाकी जो सीट्स बची हैं 230 में माइनस कर देंगे तो वो सामान्य के लिए आरक्षित है। अब आगे लोकसभा की मध्य प्रदेश में 29 सीट हैं, जिसमें एसटी की 6 हैं और एससी की 4 हैं। एसटी की 6 आरक्षित सीट हैं और एससी की 4 हैं, और राज्यसभा की सीट 11 है। ठीक है। एक बार फिर से देख लें, विधानसभा की कुल 230, ये पिछले बार आया था पीएससी में। विधानसभा की कुल कितनी सीट्स हैं, तो 230 है। ठीक है। लोकसभा की 29 है और राज्यसभा की 11 है। अब आगे देखते हैं। भैया आपने बताया विधानसभा की 230 सीटें हैं, उसमें एसटी की 47 और एसटी की 35, तो बाकी सीट किसकी हैं फिर? सामान्य के लिए होंगी। अच्छा, ठीक है। उसमें कुछ ओबीसी भी आ जाती हैं, लेकिन मान के चल 230 और एसटी ऐसी पूछा जाता है, और बाकी बची हुई सीट नहीं पूछी जाती। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये लोकसभा में एसटी की 6 है, एसटी की 6 है और एससी की 4 है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सर एक मिनट सर। हाँ सर। जैसे जो विधानसभा में कुल 200 सीट है, उसमें एसटी की 45 और एससी की 35 है। हाँ 230 है सर, 230। 35। हाँ जी 230 है वर्तमान में विधानसभा की टोटल सीट 230। काफी दिनों के बाद विधानसभा में, हाँ विधानसभा में जी कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी है? अब सर अभी आगे आएगा वो, अभी अपन केवल सीट के बारे में पूछता है, वो अंदर की चीजें पूछता है मालूम। अब आएगा, अब जैसे जैसे। ठीक है। जी अभी आएगा उसमें। काफी दिनों के बाद दिख रहे वैसे रैदास सर, कहीं बाहर थे क्या? बाहर नहीं था यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हिम्मत ही हो रही थी कि मैं कोचिंग करूं। चलो ठीक, कोई नहीं। अब आगे देखो, मध्य प्रदेश की विधायिका। देखो हमने बताया
सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो विधायिका है, विधायिका मतलब राज्य व्यवस्था, 3 भागों में बांटी गई है। पहली है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है विधानसभा। विधानसभा मतलब जैसे जबलपुर में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, पूर्व वाली है, मध्य वाली, उत्तर वाली है, पनागर है, सिहोरा है, ये इस टाइप की ये विधानसभा कहलाती हैं। जबलपुर लोकसभा सीट हो गई, ठीक है। ऐसी कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री, विधायिका में आता विधानसभा, कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और राज्यपाल आते हैं, ठीक है। और न्यायपालिका में न्याय से संबंधित मध्य प्रदेश में क्या क्या होगा? हाई कोर्ट होगा, खंडपीठ होगा और जिला कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो सेंट्रल की बात हो गई। अब आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में समझते हैं क्या कहलाता है। विधायिका कानून निर्माण करने वाली संस्था को कहा जाता है। विधायिका किसे कहा जाता है? ये नहीं कि विधायक की पत्नी विधायिका हो गए, ऐसा नहीं। विधायिका का मतलब होता है जो कानून का निर्माण करती है, जो कानून का निर्माण, उसको विधायिका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय है जिसे विधानसभा कहते हैं, ठीक है। मतलब जो मध्य प्रदेश की विधायिका है उसको विधानसभा, भोपाल में विधानसभा भवन है, ठीक है, वहां पर सारे जितने विधायक लोग हैं वो मिलते हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? कोई बताएगा मध्य प्रदेश का गठन? 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर से ही विधानसभा अस्तित्व में आई। इसका पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन, अधिवेशन मतलब जब भी कोई बिल वगैरह पास किया जाता है तो एक उसमें अधिवेशन किया जाता है। तो पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा है पुराना वाला, पहले वो मिंटो हॉल में लगता था। पुराना जो विधानसभा भवन है उसका नाम मिंटो हॉल है, ठीक है। बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, लिख भी नहीं पा रहे हैं, बहुत तेज से जल्दी भाग रहे हैं ट्रेन के जैसे। बहन जी अगले महीना 2 तारीख को एग्जाम है, सुपर फास्ट भागना पड़ेगा। आज से पूरा 1 महीना बचा है। हाँ लिखो, मध्य प्रदेश का जो पुराना विधानसभा भवन है उसका नाम मिंटो हॉल है। और नया भवन जो विधानसभा का है वो इंदिरा गांधी भवन, मतलब एक नई बिल्डिंग बनी हुई, उसका नाम इंदिरा गांधी भवन है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है नया। इसका वास्तुविद, मतलब इसको बनाया किसने है? तो इसका वास्तुविद सी कोरिया है। सी कोरिया ने इसको बनाया है, वास्तुविद जो था। सी कोरिया मतलब चार्ल्स कोरिया उसका नाम था पहले। तो ये बहुत पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का इंदिरा गांधी भवन का वास्तुविद कौन था? चार्ल्स कोरिया, ठीक है। अब आगे देखो, अभी अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की विधायिका। विधायिका मतलब विधानसभा। अब विधानसभा में कौन कौन होता है? मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे पहले होगा, लिखना नहीं है, समझना बस है, ठीक है, और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा उसमें 4 होते हैं प्रमुख। पहला होगा विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा होगा विधानसभा उपाध्यक्ष, तीसरा होगा नेता प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष मतलब जो हारी हुई पार्टी है उसका नेता, और चौथा होता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। पहला कौन होगा? विधानसभा अध्यक्ष, फिर क्या होगा? विधानसभा उपाध्यक्ष, फिर होगा नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर। अपन विधायिका के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं, जैसे पिछला जो प्रश्न आया हुआ था पिछले पीएससी का, उसमें प्रश्न ये पूछा हुआ था, मध्य प्रदेश का विधानसभा प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष पूछा था, इतना कठिन। देखो अपन अध्यक्ष लर्न करके जाते हैं, उन्हें उपाध्यक्ष पूछ लिया था। तो अपन देखते हैं जो जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में समझते हैं।
तो साइड हेडिंग डाल लें विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष का जो महत्वपूर्ण चीज है एक एक पॉइंट करके उसमें लिखते जाते हैं। एक मिनट थोड़ा हम पढ़ लें। देखो, जो विधानसभा अध्यक्ष रहता है, जो विजयी पार्टी रहती है, जैसे बीजेपी जीती है, तो बीजेपी का एक जो प्रमुख व्यक्ति है जिसको नियुक्त किया जाता है वो विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है। मतलब विजयी प्रत्याशी वो विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से करते हैं। मतलब जो अध्यक्ष का चुनाव जितने लोग जीत के जाते हैं विधानसभा में वही चुनाव कर देते हैं। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना, मान लो जब त्याग पत्र देने की बात आती है तो वो उपाध्यक्ष को दे सकता है। उपाध्यक्ष को अंडरलाइन कर लेना। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था, ये भी लिख लेना, पंडित कुंजीलाल दुबे, और इनका सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, फिर सबसे कम कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष का, सबसे कम मतलब अध्यक्ष का कार्यकाल तेजलाल टेवरे का था। इसमें बहुत सारे नाम दिए, एक से लेके अभी तक 19 हो चुके हैं। ठीक है, तो जनरली जो अपन को प्रश्न पूछा जाएगा, पहले कौन थे, अंतिम कौन से हैं, वर्तमान में कौन से, किनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, किनका सबसे कम कार्यकाल रहा, वो ही बस अपन लिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर। एक बार और रिपीट करिए ना भैया। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया पहले कौन से थे। पहले अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे, सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल। वर्तमान में कौन से हैं? नरेंद्र सिंह तोमर। और सबसे कम कार्यकाल किसका था? तेजलाल टेवरे। ठीक है, ये हो गया अपना अध्यक्ष से संबंधित। अब साइड हेडिंग डालिए विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा उपाध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है। ध्यान रखना, विपक्षी दल मतलब मान लो बीजेपी जीत गई तो विपक्षी दल कांग्रेस हुआ, तो कांग्रेस का जो नेता रहेगा वो विधानसभा उपाध्यक्ष रहेगा। तो लिखिए, विपक्षी दल का नेता उपाध्यक्ष होता है। क्या बात है महिमा मैडम, आजकल तो मिजाज ही नहीं मिल रहे, काफी लेट आ रही हूँ। परमानेंट होने वाले हैं, लेटर जारी होने वाला है, इसलिए नहीं आ रही हूँ। क्या लेटर जारी होने वाला है। अच्छा,
ये सब सबसे पहले हेमा तिवारी के नाम पे लेटर आएगा। नहीं, सबके नाम जाने वाला है। चलिए अब अपन पढ़ लें, फिर बाद में देखेंगे लेटर वगैरह। तो वो तो आते कई साल पहले आ चुके हैं, अब और आने वाले हैं, और कब और आएंगे। चलो लेट्स सी। क्या? अभी नहीं खुली मैडम, अभी तक तो नहीं खुली थी, अब खुल गई हो तो नहीं कह सके। 5 बजे तक का रहता, अभी नहीं आया। क्या? अंग्रेजी में, हाँ जूलॉजी में भी आ गया, हर सब्जेक्ट में एक आ गए हैं। हाँ, हो सकता अब खुल गई हो। स्टूडेंट है ही नहीं और वो तो ऐसे ही हो रहा है सब जगह। अभी जयपुरा और सरगवा का भी नहीं खुल रहा है। अच्छा, देखते हैं। चलिए देखें, विधानसभा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, कुछ ऐसे उपाध्यक्ष हैं जो अध्यक्ष भी रहे। अच्छे समझना, वे उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष भी रहे, ऐसा लिख लें। वे उपाध्यक्ष जो पहले अध्यक्ष रहे, कौन कौन से हैं? लिखिए, बोले। राम किशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वरदास रोहाणी, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहाणी। चलिए अब आगे दे, मतलब ये जो 3 सदस्य, 3 उपाध्यक्ष ऐसे हैं जो पहले अध्यक्ष भी रहे। कौन कौन से? राम किशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वरदास रोहाणी। कौन कौन से? राम किशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वरदास रोहाणी। ये क्या थे? ये ऐसे अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे जो पहले अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, फिर आगे लिखें, पहले विधानसभा उपाध्यक्ष, ये पूछा गया था प्रश्न। विष्णु सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे। ब्रैकेट में लिखना है, सबसे कम कार्यकाल था इनका। फिर सबसे लंबा कार्यकाल उपाध्यक्ष का, सबसे लंबा उपाध्यक्ष कार्यकाल हजारीलाल रघुवंशी, हजारीलाल रघुवंशी। ठीक है, फिर सबसे कम कार्यकाल, सो वो तो हो गया सबसे कम कार्यकाल। वर्तमान उपाध्यक्ष, लिखो वर्तमान उपाध्यक्ष हिना कावरे, हिना कावरे, ये बैहर बालाघाट से आती हैं, हिना कावरे। ठीक है, ये अपनी समराइज कर लिया अपन ने। सबसे पहले एक बार देख लें विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। विधायिका में सबसे पहले अध्यक्ष था, पहला अध्यक्ष कौन है? पंडित कुंजीलाल दुबे, सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल तेजलाल टेभरे का था। वर्तमान जो है अध्यक्ष नरेंद्र तोमर हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो हैं, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो रह चुके हैं, रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वरदास रोहाणी। पहले उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे थे। सबसे लंबा उपाध्यक्ष का कार्यकाल हजारीलाल रघुवंशी का था और सबसे कम विष्णु विनायक सरवटे का कार्यकाल था। वर्तमान में हिना कावरे क्या है? उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष किस पार्टी का रहता है? विपक्षी दल का, दूसरी पार्टी। अब आके आता है तीसरा, आता देखो पहले अपन ने पढ़ा विधायिका के बारे में पढ़ा। विधायिका में सबसे पहले आता विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, फिर आता नेता प्रतिपक्ष। लिखिए नेता प्रतिपक्ष।
नेता प्रतिपक्ष जो रहता है, पहला पॉइंट डाल के लिखें, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो भी नेता प्रतिपक्ष का रहता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। पहले विपक्ष के नेता थे, पहली विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता थे विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, ये भी एक बार पूछा गया था प्रश्न में, ऐसा ध्यान है। विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष, प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी। जमुना देवी। जमुना देवी। वर्तमान में उमंग सिंघार है, उमंग सिंघार है वर्तमान नेता प्रतिपक्ष। उमंग सिंघार। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष में अपन ने देखा जो विपक्ष का नेता रहता है वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। प्रथम प्रतिपक्ष नेता जो थे उनका नाम विश्वनाथ यादव राव तामस्कर था। महिला नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी था। ठीक है, और वर्तमान में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो उमंग सिंघार हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम, प्रोटेम का मतलब होता है, प्रोटेम स्पीकर मतलब होता है सामयिक अध्यक्ष। सामयिक अध्यक्ष का मतलब कभी कोई पर्टिकुलर समय के लिए जब उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है तो उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। सामयिक अध्यक्ष मतलब मध्य प्रदेश का जो विधानसभा रहता है उसमें एक प्रोटेम स्पीकर करके भी एक पद होता है। ठीक है, अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं देखो। ये मुख्यतः इसकी जो नियुक्ति होती है, कुछ फैक्ट हैं तो वो तो जरूर लिख लें। इसकी नियुक्ति मतलब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष, देखो जब तक विधानसभा अध्यक्ष का गठन नहीं हो जाता, जैसे कि कोई नई पार्टी चुनाव हुए, चुनाव में जीते तो सब विधायक गए विधानसभा में जाने के बाद क्या हुआ, जो सदस्य विधानसभा मतलब सारे विधायक जो 230 जीते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने बीच में से कोई को चुन लेते हैं कि ये हमारे अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन उसके पहले, अध्यक्ष बनने के पहले भी विधानसभा की जो कार्यवाही की जाती है, मतलब बिना अध्यक्ष के प्रोटेम स्पीकर ही सारी कार्यवाही करता है। ठीक है, तो यह पद विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता, मतलब जब जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष बना वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है, इसलिए उसको सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। समझ में आ गए रैदास सर? थोड़ा हमें समझाओ अब क्या हुआ प्रोटेम स्पीकर का मतलब। समाप्त हो जाता है। ज्योति मैडम तब तक प्रकाश डालेंगी। बता रहा हूँ सर। हाँ, प्रोटेम स्पीकर, हाँ, इसको सामयिक अध्यक्ष कहते हैं। हाँ, इसकी नियुक्ति
राज्यपाल करता है, हाँ यह पद विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब इनके कार्य क्या होते हैं? इनके कार्य रहते हैं, जो नए विधानसभा सदस्य आए हैं ना, मतलब जितने विधायक और अध्यक्ष, उनको शपथ दिलवाना। ठीक है, लिखिए प्रोटेम स्पीकर के कार्य। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये, आते मतलब आ सकते हैं, इसीलिए हम लिखवा रहे हैं। तो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? जितने ही विधायक रहते हैं और अध्यक्ष रहते हैं उनको शपथ दिलवाता है। ठीक है, क्या क्या? जितने भी विधायक जो नए चुन के आए हैं ना, उनको, और जो अध्यक्ष बना है उसको शपथ दिलवाते हैं। शपथ, ओथ टेकिंग सेरेमनी प्रोटेम स्पीकर करता है। मतलब शपथ दिलवाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर करता है। अब हमें ये चीज अच्छे सोच के बताना, ज्योति मैडम, क्या वर्तमान में कोई प्रोटेम स्पीकर होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी अध्यक्ष है। की नियुक्ति होने के बाद, मतलब वर्तमान अध्यक्ष कौन है विधानसभा? नरेंद्र तोमर। नरेंद्र तोमर। नरेंद्र तोमर के बनने से पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे उनका नाम रामेश्वर शर्मा था। तो लिखिए, पहला लिखो। अच्छा, पहला प्रोटेम स्पीकर काशी प्रसाद पांडे है। पहले प्रोटेम स्पीकर काशी प्रसाद पांडे है। और 16वीं विधानसभा मतलब अपन ने जो लास्ट चुनाव जो देखा था ना, अब 27 में होगा शायद कि 28 में, वो 17वीं होगा। तो 16वीं विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर थे वो रामेश्वर शर्मा थे। लिख लीजिए, 16वीं मतलब वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं वो रामेश्वर शर्मा है उनका नाम। तो पहला ध्यान रखना, और लास्ट वाला तो नहीं पूछा गया, पहला वाला जरूर पूछते हैं इसमें। कौन सा सर? ये मतलब अंतिम प्रोटेम स्पीकर थे रामेश्वर शर्मा, वर्तमान में रामेश्वर शर्मा। अब श्रद्धा मैडम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगी। तो अपना हो गया विधानसभा मतलब विधायिका के बारे में। तो बताओ थोड़ा, आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, विधायिका के बारे में बताएंगी श्रद्धा मैडम? सर, अपन ने पढ़ा है विधानसभा के बारे में आज। तो इसमें कार्यपालिका, राज्यपालिका, न्यायपालिका होती है। और मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण जो किया गया है, उसको अभी छोड़ दो मैडम। विधानसभा के जो पदाधिकारी 4 है ना, उनके बारे में बताइए आप। हाँ, पदाधिकारी 4 जो है। हाँ, पहला है जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है इससे। ना, पहला नंबर। पहले विपक्ष के नेता। नहीं मैडम जी, विधानसभा 4 नाम बताओ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर। पहला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। हाँ, तो इसमें पहले अध्यक्ष होता है, फिर उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के बारे में। प्रतिपक्ष होता है। अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष का चुनाव जो होता है, जीते हुए जितने प्रत्याशी रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और जब कभी अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना होगा तो वो उपाध्यक्ष को देगा। प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे, और जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। और विधानसभा के सबसे कम कार्यकाल वाले थे वो तेजलाल टेवरी थे। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, ये अध्यक्ष के बारे में हो गया। अब उपाध्यक्ष। फिर है विधानसभा के उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है। और विधानसभा
जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसे 3 लोग हैं। पहला है राम किशोर शुक्ला, दूसरा श्रीनिवास तिवारी और तीसरा ईश्वर दास रोहानी। इसके बाद पहले विधानसभा जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, उनका कार्यकाल सबसे कम, उपाध्यक्ष जो थे उनका कार्यकाल सबसे कम था, विष्णु विलास सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे। हाँ ठीक है, फिर और वर्तमान में हिना कावड़ी है। और हजारी लाल रघुवंशी का सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, हाँ, सबसे लंबा कार्यकाल जो था वो हजारी लाल रघुवंशी जी का। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, राम किशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी। राम किशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी इक्वल का साइन बना लेना। प्रोटेम स्पीकर प्लस विधानसभा अध्यक्ष प्लस विधानसभा उपाध्यक्ष। समझ में आया ये क्या है? ये दो शख्सियत ऐसी हैं, राम किशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर भी थे, प्लस विधानसभा अध्यक्ष भी थे, प्लस विधानसभा उपाध्यक्ष भी थे। ये दोनों नाम बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने आज पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? विधायिका के बारे में पढ़ा। अब कल अपन पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या होता है? कार्यपालिका में 2 लोग आते हैं। कौन कौन से? मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो अपन कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के क्या कार्य हैं, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अब आज से अपन को महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करना है। कौन सा करना है? अपन को करना क्या है मैडम? आयकर, इनकम टैक्स। थोड़ी ध्यान पूर्वक और थोड़ी जल्दी करने का प्रयास करेंगे हम। क्या समय कम है, कोर्स बहुत है और इसमें धाराएं सेक्शन काफ़ी सारे हैं, इनको लर्न भी करना है और इम्पोर्टेंट भी है सारे क्वेश्चन। इसको हम, हाँ, सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है जो सबसे पहले आयकर कब लगाया गया था? 1861 में लगाया गया था। ठीक है, एक मिनट सॉरी 1861 नहीं, 1861 में लगाया गया। इसके बारे में समझे, पहले इसका फ्रेमवर्क समझते हैं। मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें पॉइंट करके लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट डाल के लिखें, आयकर को यूनियन लिस्ट के 7वें अनुसूची में, यूनियन लिस्ट की 7वें अनुसूची मतलब 7th शेड्यूल की 82 एंट्री 82 एंट्री में बताया गया है। एक बार फिर से, आयकर को यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट रहती हैं सरकार की, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो अपन आयकर की बात करते हैं। आयकर को जो बताया गया है वो सरकार की यूनियन लिस्ट के 7वीं अनुसूची की एंट्री 82 में बताया गया है। एंट्री 82 मतलब 82 उसका पॉइंट था जिसमें इनकम टैक्स को बताया गया है। ठीक है, ये किस प्रकार का टैक्स है? प्रत्यक्ष की सर आयकर को यूनियन लिस्ट के 7वीं अनुसूची की एंट्री 82 मतलब एंट्री 82 में दर्शाया गया है।
ठीक है। अब ये बताइए किस प्रकार का टैक्स है, प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? ऐसा कर जो करदाता को स्वयं वहन करना पड़ता है, स्वयं देना पड़ता है, कोई और वहन नहीं करेगा, जो कमाएगा वो देगा, तो इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। अब एक्ट कौन सा लगता है इनकम टैक्स के लिए? इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है? 1961। 1961। और लागू कब हुआ ये लिखिए। 62 में। कौन सी डेट? 1 अप्रैल 1962। लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स आयकर अधिनियम 1961 है जो इनफोर्स हुआ, मतलब लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 को। अब इनकम टैक्स में जो कर रहते हैं, कर मतलब जो टैक्स के रेट रहते हैं, उन टैक्स का निर्धारण वित्त फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। ये नोट लिख लें, ये हम अपने मन से लिखवा रहे हैं। आयकर की कर दरों का निर्धारण फाइनेंस मतलब वित्त विभाग द्वारा होती, फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त विभाग के द्वारा की जाती हैं। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। आयकर की दरों का निर्धारण, जितने भी टैक्स के रेट लगते ना, वो वित्त विभाग के द्वारा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब आगे आते हैं अपन। बहुत सा इसमें जो सेक्शंस रहते हैं वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले व्यक्ति, पर्सन के लिए 231, 2 ब्रैकेट में 31, 231 मतलब व्यक्तियों पर कर लगता है। व्यक्ति मतलब क्या क्या हो सकता है बताइए बीना मैडम, पर्सन में क्या क्या आएगा? व्यक्ति ह्यूमन बीइंग जो जिनका टैक्स स्लैब में आता होगा पे कर सकते होंगे वो ह्यूमन बीइंग। और मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल बॉडी भी आएगी क्या? नहीं, इनकम टैक्स वो कहाँ पे करती है? आती है, क्यों नहीं आती है, आर्टिफिशियल बॉडी भी आएगी। देखो लिख लो, ये आता है प्रश्न। पर्सन में कौन कौन आता है, डैश करके लिखें। व्यक्ति, इंडिविजुअल, HUF मतलब हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पर्सन, LLP। सीमित दायित्व साझेदारी सर। हाँ, पार्टनर्स होता है LLP मतलब सीमित दायित्व साझेदारी, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। ठीक है। और कृत्रिम व्यक्ति मतलब कोई भी कंपनी वगैरह आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है। इसका सेक्शन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। पर्सन का 231 सेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। अब आगे आता है कर निर्धारणी, मतलब असेसी बोलते हैं, कर निर्धारणी मतलब जो टैक्स पे करता है ना, उसको इंग्लिश में असेसी बोलते हैं और हिंदी में कर निर्धारिती बोलते हैं, कर निर्धारिती। इसके लिए सेक्शन जो लगता है वो 27 लगता है, ASSESSEE असेसी। सेक्शन 27, 2 ब्रैकेट में 7। असेसी मतलब
जो टैक्स पे करता है उसको हम असेसी बोलते हैं, मतलब कर निर्धारित बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन भी अपने मन में दोहराते जाएं, नहीं तो अभी बहुत सारे सेक्शन आएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर, गत वर्ष। सर ये कर निर्धारण किस सेक्शन में? 27, 2 ब्रैकेट में 7। फिर आता है गत वर्ष। गत वर्ष मतलब होता है जिस वर्ष हमारी इनकम कमाई जाती है। देखो, जैसे अभी वर्तमान में मान लो हम अपनी इनकम कमा रहे हैं, उसका टैक्स कब पे करेंगे? नेक्स्ट ईयर में, है ना। तो जिस साल टैक्स लगता है उसके पूर्व वाला जो वर्ष रहता है वो गत वर्ष, प्रीवियस ईयर कहलाता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो सेक्शन 3, मतलब 3 सेक्शन लगती है इसमें। सेक्शन 3, धारा 3। फिर आता है कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष मतलब जिस वर्ष टैक्स देना है। ध्यान रखना, गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष दोनों अलग अलग रहते हैं। जिस वर्ष टैक्स दिया जाता है उसको कर निर्धारण या असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जो इनकम कमाई जाती है वो गत वर्ष कमाई जाती है, जिसका टैक्स हम अगले वर्ष देते हैं, असेसमेंट ईयर। ब्रैकेट में लिखो 29, सेक्शन 29। ब्रैकेट में 9 ना। हाँ, अब देखो इसमें मीनिंग ही नहीं आता पूछने के लिए। अपन को आएगा कि कर निर्धारण वर्ष के लिए कौन सी सेक्शन लगाते हैं, या फिर पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। तो लिखा रहेंगे इंडिविजुअल, HUF। कौन सा नहीं आता ये पूछेंगे, तो ये आते हैं, इसको छोड़ के जो बचे हैं वो नहीं आते। तो ये अपनी महत्वपूर्ण धाराएं हो गई। सबसे पहले बात करते हैं अपने पर्सन के लिए कौन सी सेक्शन लगता है, 231। फिर आता है कर निर्धारित के लिए 27। गत वर्ष के लिए 3। ध्यान रखना, गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष, पिछले वाला वर्ष का 3 रहेगा, बाकी सबके लिए 2 है। और कर निर्धारण का 29 हो गया। इस प्रकार से अपना एक, पहले अपन ने कुछ फंडामेंटल पढ़ा, फिर कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, उनकी धाराएं पढ़ी। अब आगे देखो, अब क्या होता है कुछ कंडीशन में गत वर्ष और कर निर्धारित वर्ष दोनों सेम होते हैं। देखो अभी हमने क्या बताया, गत वर्ष का मतलब। सोनिका मैडम बताइए, गत वर्ष का मतलब क्या होता है? जी सर, गत वर्ष धारा 3, जिस वर्ष ना आय कमाई जाती है। वेरी गुड। जिस वर्ष आय कमाई जाती है उसका कर का निर्धारण, जो कमाई जाती है उसको कर कब दिया जाता है? अगले वर्ष दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? कर निर्धारण, असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों बराबर रहते हैं? मतलब जो चालू वर्ष रहता है, करेंट ईयर रहता, वही गत वर्ष रहेगा। तो लिखिए, हेडिंग डाल के साइड हेडिंग डालिएगा, PY इक्वल टू AY। PY मतलब प्रीवियस ईयर, AY मतलब असेसमेंट ईयर। अभी हमने क्या बताया, गत वर्ष हम कमाते हैं और चालू वर्ष में उसको पे करते हैं, मतलब टैक्स देते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में जो गत वर्ष और चालू वर्ष दोनों बराबर बराबर रहते हैं, मतलब जिस वर्ष हम कमाते हैं उसी वर्ष हम टैक्स दे देते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन रहती हैं जब ये घटित होता है? तो पहला पॉइंट डाल के लिखें, अनिवासी की शिपिंग इनकम, शिपिंग आय। शिपिंग मतलब शिप वाले बिजनेस में, मतलब जहाज वाले बिजनेस में यदि लगा हुआ। ऐसी स्थिति, मान लो कोई शिपिंग वाला मतलब शिपिंग का
व्यवसाय कर रहा है, मतलब आयात निर्यात करता है, उसका शिपिंग का काम है, उससे इनकम हो रही है, तो उसका चालू वर्ष और गत वर्ष दोनों एक ही रहेगा। ठीक है, डैश करके लिखें, इस स्थिति में इन दिस कंडीशन 7.5% भाड़ा दिया जाता है। भाड़ा मतलब फ्रेट, 7.5% फ्रेट दिया जाता, भाड़ा दिया जाता है। ये बस लिख लें, अंडरलाइन कर लें। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखें, यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़ रहा है, पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली, स्थायी रूप से भारत छोड़ रहा है। मान लो आज हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं, तो जो हमने आज तक की इनकम कमाई है, तो आज ही उसको टैक्स पे करके हम जाएंगे, नहीं तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आए यदि हम नहीं करेंगे। तो यदि कोई पर्सन लीव कर रहा है इंडिया परमानेंटली, तो उसको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही रहेगा। फिर यदि कोई व्यवसाय बंद करना हो, यदि कोई व्यवसाय बंद, डिसकंटिन्यूड बिजनेस हो, कोई डिसकंटिन्यू मतलब यदि व्यवसाय को हम बंद कर रहे हैं, तो उसका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर एक सा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं, अपन देखते हैं कि इनकम के कितने हेड होते हैं। इनकम के कितने? 5। पहला कौन सा रहता है? दूसरा मकान संपत्ति से आए। फिर तीसरा व्यवसाय व पेशे से आए, तो पूंजी लाभ से आए। फिर चौथा अन्य साधन। इन सबको यदि अपन पांचों को ऐड कर देते तो क्या निकल के आता है? सकल आय, ग्रॉस इनकम। ठीक है, ग्रॉस इनकम के बाद क्लबिंग ऑफ इनकम को ऐड करते। क्लब करना मतलब अभी लिखना नहीं है, हम बता बस रहे हैं। ग्रॉस इनकम निकलने के बाद हम क्लबिंग करते हैं। मतलब कोई छोटे बच्चे की आय होती है, छोटे बच्चे की जो अभी माइनर है, ठीक है, मतलब अवयस्क है, उसकी आय को क्लब करना। क्लब करना मतलब जोड़ देना, ठीक है, जो टैक्स नहीं पेगा। तो क्लबिंग इनकम को ऐड करते हैं। कोई सेट ऑफ यदि हो, सेट ऑफ लॉसेस वगैरह हो, लॉस की यदि पूर्ति करना है, तो उसको अपन को माइनस करना पड़ता है। इसके बाद आता है ग्रॉस इनकम, मतलब इतना सब करने के बाद ग्रॉस इनकम आता है। फिर डिडक्शन देते हैं। डिडक्शन छूट कहाँ से कहाँ तक दी जाती है? छूट की धारा कहाँ से कहाँ तक है? 80 से 80 से लेके, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, अब फिर उसके बाद टैक्स लगाया जाता है। ये पूरी कहानी हो गई निकालने की। अब सबसे पहले हमें मान लो टैक्स लगाना है, तो उस व्यक्ति की निवासी स्थिति पता करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 शर्तें रहती हैं। पहली होती आधारभूत शर्त और दूसरी होती है एडिशनल शर्त, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। तो श्रद्धा मैडम बताएंगी आधारभूत शर्तें कौन सी हैं? आधारभूत शर्त पहली होती है कि वो पिछले वर्ष 182 डेज रहा हूँ, और दूसरी होती है पिछले 7 वर्षों में 360 दिन रहा। थोड़ा सा गलत है बाकी ठीक है, थोड़ा नहीं, ठीक है। और एडिशनल कंडीशन बताएं। एडिशनल मुझे याद नहीं है सर। बीना मैडम बताएंगी। सर मुझसे इनकम टैक्स का कुछ मत पूछिए। ये क्या? चलिए कोई बात नहीं। रैदास सर बताएं एडिशनल कंडीशन।
पिछले 4 वर्षों में कुल मिलाकर नहीं, गलत बोल रहे हैं, गलत है, थोड़ा सा गलत है। चलो कोई बात नहीं, हम तो एक आइडिया ले रहे थे बस। हाँ देखिए, सबसे पहले अपन रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब निवासी स्थिति पता करते हैं। निवासी स्थिति के लिए सेक्शन 6 लगता है, पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निवासी स्थिति के लिए सेक्शन 6 मतलब धारा 6 लगता है। अब देखो, व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ज्योति मैडम बताइए कौन कौन से? साधारण निवासी, आदिवासी और असाधारण निवासी। यस, साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असाधारण मतलब नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और अनिवासी। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कुछ कंडीशन देखना पड़ती है, आधारभूत शर्त कौन सी हैं और अतिरिक्त शर्तें कौन सी हैं। साइड हेडिंग डाल लीजिए, आधारभूत शर्त, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन। जी टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इंग्लिश में बता दीजिए ना। क्या क्या मैडम? जो 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स बता रहे हैं उनका इंग्लिश में बताइए ना, क्या क्या है वो 3। अभी मैडम बता देंगे हम, पहले आपको बेसिक कंडीशन लिख लें अपन, है ना, वो बाद में आ जाएगा, और अभी हम बता दें। हाँ देखिए, पहले लिखेंगे अपन बेसिक कंडीशन, आधारभूत शर्त। पहला पॉइंट डाल के लिखें, स्टे इन इंडिया 182 दिन, भारत में कुल 182 दिन रहना है। गत वर्ष में वह व्यक्ति 182 दिन भारत में रहा हो। स्टे इन इंडिया 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। या और देखो, 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी नहीं रहता, आधारभूत शर्त कोई एक ही पूर्ति होना चाहिए, है ना। या दूसरी कंडीशन लिखें, वह व्यक्ति गत वर्ष में 60 दिन, वह व्यक्ति गत वर्ष में कम से कम 60 दिन और गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो। Stay in India at least 60 days in previous year and 365 days in preceding 4 year। अब पहले ये तो ये लर्न करना पड़ेगा, लर्न तो है ही, एक बार रिवाइज कर लें। देखो, सबसे पहले क्या बताया, गत वर्ष में वह 182 दिन रह रहा हो, ठीक है, या फिर गत वर्ष में 60 दिन कम से कम हो और प्रीवियस 4 साल में 365 मतलब 1 साल रहना जरूरी है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है और वो भारत से बाहर जॉब के लिए गया है। अच्छे सुनना हम क्या बोल रहे हैं। यदि कोई इंडियन सिटीजन है, भारत का नागरिक है, मान लो वो काठमांडू या ऑस्ट्रेलिया चला गया, भारत के बाहर चला गया जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें केवल 182 वाली कंडीशन देखनी है, दूसरी वाली इग्नोर करनी है। ये अपवाद है, एक्सेप्शन, लिख लीजिए, एक्सेप्शन या अपवाद। यदि व्यक्ति भारत का नागरिक है, इफ ही इज इंडियन सिटीजन, एंड और गत वर्ष भारत के बाहर जॉब के लिए पढ़ाई के लिए गया हो, एंड गोइंग टू अब्रॉड फॉर स्टडी और जॉब, तब हमें केवल
182 दिन वाली स्थिति को देखना है। So we will consider only 182 days condition. अब ये हो गई अपनी बेसिक कंडीशन। अब लिखो एडिशनल कंडीशन। एडिशनल मतलब अतिरिक्त शर्त है। पहली अतिरिक्त शर्त है, वह व्यक्ति 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष इंडिया में रहा हो। 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष। Must live in India at least 2 out of 10 years. Second one, सर रिपीट कर दीजिए एक बार और। वह व्यक्ति गत वर्ष में 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। 2 वर्ष भारत में रहा हो 10 वर्षों में, मतलब पिछले 10 वर्षों में केवल 2 वर्ष भारत में रहा हो। दूसरी एडिशनल कंडीशन, वह व्यक्ति 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो। He must live in India 730 days out of 7 years. सर फिर से बोलिए। 7 सालों में कम से कम 730 दिन। 730 दिन मतलब 2 साल। 365 इंटू 2 कर दें, 730 दिन आ जाएगा। अब समझें आप, ये तो हो गई अपनी कहानी। देखो हमने क्या बताया, सबसे पहले बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन 2 हैं, 182 दिन वाली और एक 60 दिन कम से कम प्रीवियस ईयर में और 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन रहा हो या रही हो। तो दोनों में से कोई एक देखना। और लिखा है बीच में, और है, और मतलब अथवा, ये करो ऊपर वाली करो या दूसरी वाली है। लेकिन एडिशनल कंडीशन में और लिखा है, मतलब ये दोनों करनी है कि 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष इंडिया में रहा हो और 7 वर्षों में 730 दिन इंडिया में रहा हो। ठीक है, तो ये अपनी बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन हो गई। अब हम किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस उसकी ये कंडीशन के आधार पर करते हैं, मतलब निवासी स्थिति पता करते हैं, तो इसके आधार पर करते हैं। देखो व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, लिखिए व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखें ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण व्यक्ति, ऑर्डिनरी पर्सन। डैश करके लिखें। साधारण व्यक्ति किसे कहेंगे ज्योति मैडम? वह व्यक्ति जो आधारभूत शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करे और एडिशनल दोनों शर्तों को पूरा करे। वेरी गुड। वह व्यक्ति जो 1-2 में से कोई एक आधारभूत शर्त और दोनों एडिशनल कंडीशन अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करता हुआ साधारण व्यक्ति कहलाता है। लिखिए वह व्यक्ति जो एक आधारभूत शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करता है। If any person fulfilled any one basic condition and both additional condition, so that is called ordinary resident. अब नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असाधारण व्यक्ति।
असाधारण व्यक्ति, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, किसे कहेंगे श्रद्धा मैडम? असाधारण व्यक्ति किसे कहेंगे? लिखिए, जो व्यक्ति कोई एक आधारभूत शर्त लेकिन दोनों अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति नहीं करता है। Whose person fulfill one basic condition but not fulfill both additional condition. ठीक है, उसे असाधारण निवासी कहेंगे, असाधारण व्यक्ति कहेंगे। जो व्यक्ति कोई एक आधारभूत शर्त पूरी करता है, हाँ, लेकिन अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरी नहीं करता, एवं दोनों अतिरिक्त शर्त पूरी नहीं करता। अब अनिवासी, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट्स, जो व्यक्ति आधारभूत शर्त ही पूरी नहीं करता वो नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, मतलब अतिरिक्त शर्त देखने की जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन जो व्यक्ति एक भी आधारभूत शर्त पूरी नहीं करता तो वो अनिवासी, नॉन रेसिडेंस कहलाता है। ठीक है, ये हो गया अपना रेसिडेंशियल स्टेटस। अब इसमें आता क्या है? इसमें आता है ये है कि निवासी स्थिति के लिए कौन सी धारा लगाई जाती है, तो 6 लगाई जाती है। अब ये जो कंडीशन हमने बताई हैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। वैसे आता तो नहीं है, अभी तक नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। ठीक है, कंडीशन वगैरह नहीं पूछते कि इसकी कंडीशन क्या है 182 दिन वाली, लेकिन याद होना चाहिए अपन को, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो। अब आगे आता है, देखो अभी अपन ने जो निवासी स्थिति पता की है वो एक व्यक्ति की पता की है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई फर्म या HUF है। फर्म या HUF, फर्म किसे कहते हैं? फर्म किसे कहते हैं रैदास सर? फर्म किसे कहते हैं? व्यक्ति के, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। बिल्कुल, व्यक्तियों के समूह को फर्म कहते हैं। HUF किसे कहते हैं? HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब संयुक्त परिवार। हाँ, ठीक है। यदि इनका HUF या एक मिनट, देखो HUF में 2 ही होते हैं, एक निवासी और एक अनिवासी। अच्छे समझना, अभी हमने बताया व्यक्तियों के लिए 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से? साधारण, असाधारण और अनिवासी। ठीक है, लेकिन HUF यदि हो, HUF मतलब हिंदू अविभाज्य, मतलब संयुक्त परिवार कह सकते हैं, तो वहाँ व्यक्ति 2 प्रकार के रहेंगे, एक निवासी और एक अनिवासी। ठीक है, तो निवासी किसे कहेंगे? HUF का मतलब क्या होता है? जिनका बिजनेस भारत में हो, जिनका बिजनेस व्यापार भारत में हो वो निवासी कहलाएंगे, और जिनका बिजनेस भारत से बाहर हो वो अनिवासी कहलाएंगे। सिंपल है, इसमें समझ में आया महिमा मैडम? तो देखो अभी अपन ने पहले व्यक्तियों के लिए देखा, अब HUF के लिए देखा। HUF किसे कहेंगे?
मतलब जो व्यक्तियों का समूह रहता है या जॉइंट फैमिली है, यदि उनका बिजनेस भारत में है तो वो अपन कुछ नहीं देखना, अपन ये पूछेंगे बताओ भारत में है कि नहीं है तो निवासी होगा, और नहीं है तो वो आनेवासी माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें रहता कंपनी में, ये सब पूछा जाता है प्रश्न, है ना, कि फर्म HUF के लिए क्या निवासी और कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, निवासी और आनेवासी। कंपनी के लिए क्या रहता है? कंपनी में भी अपन प्लेस देखते हैं। मतलब कैसा प्लेस देखते हैं कि कंपनी है कहाँ पर, मतलब उसका मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है कि इंडिया के बाहर हो रहा है। यदि इंडिया में हो रहा है तो वो निवासी होगी, और नहीं हो रहा तो वो आनिवासी होगा। समझ में आ गया? मतलब HUF, फर्म और कंपनी तीनों के लिए एक सी कंडीशन होंगी। बीना मैडम समझ में आया? बीना मैडम समझ में आ रहा है? थोड़ा सर, फिर सुनूंगी नहीं इसको। क्या नहीं आ रहा? एक बार पूछ लीजिए तो हम बता दें। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, निवासी 3 प्रकार के होते हैं, मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन: रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी। इसके बाद जो है वो थोड़ा नहीं आया। अब देखो, इसके बाद वाला देखो, फर्म, HUF और कंपनी। मान लो हो फर्म, HUF और कंपनी, यदि हो तो इसमें अपन को क्या देखना है कि इनका जो बिजनेस है या जो कंपनी का काम है, HUF का मतलब समझ में आ गया, फर्म का मतलब और कंपनी का मतलब, यदि वो इंडिया में है तो वो निवासी होंगी, और इंडिया से बाहर यदि है तो वो कंपनी या फर्म या HUF आनेवासी होगा। मतलब 2 ही प्रकार के पर्सन होते हैं फर्म, HUF, कंपनी में, निवासी और आनेवासी, मतलब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो कंपनी का जरूर जी आया समझ में? जी सर, अब क्लियर हो गया। हाँ, एक बिल्कुल ये लेटेस्ट क्वेश्चन, ये आने की पूरी संभावना है, यदि कोई अच्छा व्यक्ति रहा तो ये पूछ सकते हैं। लिखिए, फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस मतलब वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, फाइनेंस अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2020, एक 182 दिन के स्थान पर 120 दिन गणना किए जाएंगे। मीन्स 120 days will be calculated replace of 182 days. देखो, ये बिल्कुल नई चीज आई हुई है, ये तो हमें भी नहीं मालूम था। फाइनेंस एक्ट 2020 में बताया गया है, बोला गया यदि किसी व्यक्ति की आय 15 लाख से, कंडीशन समझ लेना, 15 लाख से कम है, किसी व्यक्ति की आय 15 लाख से कम है, तो वहाँ 182 दिन की बजाय 120 दिन गिनना है अपन को। ठीक है, ये अलग से ही क्वेश्चन आएगा कि फाइनेंस एक्ट 2020 के अनुसार कितने दिन कंसीडर करना है अपन को, 182, 120, 140, 150। तो अपन को 182 वाले नहीं देखना, अपन को फिर उस कंडीशन में 120 दिन देखना, रिप्लेस ऑफ 182 के स्थान पर 120 डेज अपन को देखना है। ठीक है, अब अपन कल एक एक हेड के बारे में पढ़ेंगे, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी और जो हेड्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए। सर जी बोले। वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार 182 दिन के स्थान पर 120 दिन गिना जाएगा। मतलब ये दिन की गणना जो 182 दिन कर रहे थे ना अपन गत वर्ष में, तो वहां पर 100